आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। आज मैं अपने एपिसोड और वैचारिक एपिसोड राजनीतिक दिग्दर्शन में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आज के समय में, आज की तारीख में हमारे सामने जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, और पूरे देश में अपने यहाँ की आबादी जो 1 अरब 40 करोड़ है, उसमें जो 97 करोड़ मतदाता हैं, अपने 540, ऐसे तो 544 है, लेकिन 540 लोकसभा सदस्यों का चुनाव अपना करेंगे। और जिस तरह के इस चुनाव में जो माहौल बन रहे हैं वो बड़े विचित्र माहौल हैं। कई वर्षों बाद इस तरह के माहौल हमारे समाज में देखने को मिल रहे हैं, जहां कि आम मतदाता, आम जनता बहुत ही प्रभावित है इस चुनाव को लेकर। कभी इस तरह की बात 1967 में आई थी, कभी 1977 में थी, 80 में भी थी, बाद के कुछ और वर्षों में रही। और वही परिस्थितियां आज की तारीख में है। यह चुनाव जनता अपने प्रतिष्ठा का चुनाव बनाए हुई है। पार्टी से हटकर जो पार्टी के साथ हैं, पार्टी के भक्त हैं, जो अंधभक्त हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ उन पार्टियों से संबंधित लोग भी इस चुनाव को अपना चुनाव मान रहे हैं। जनता अपना चुनाव मान रही है, और उसके कारण है कि वो चाहे जिस भी दल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल से जुड़े हैं, चाहे गैर सत्ताधारी दल से जुड़े हैं, बावजूद उसके वो इतना प्रभावित हैं। इधर कई वर्षों से उनकी समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं, वो महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, महंगी शिक्षा की वजह से त्रस्त हैं, और कम कमाई में अधिक खर्च के लिए अभिशप्त हैं। सामानें महंगी हैं, और दिन रात काम करने के बावजूद भी जरूरतें पूरा नहीं हो पा रही। इसलिए वो किसी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन इस चुनाव को उनके दिमाग में ये विचार चल रहा है कि कौन सा ऐसा कारण है कि समस्याएं कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही, और क्यों इन के इधर के वर्षों में ही ऐसा क्यों हुआ, कौन सा ऐसा कारण है। और इसके साथ में सत्ताधारी पार्टी के जितने तमाम तरह के जो खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो चुनावी बांड के हों, चाहे अन्य तरीके के हों, या जो जनता में यह एक आम बात आ गई है कि अब हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य तरह की जो आज़ादी मिली हुई है संवैधानिक रूप से, उसका खात्मा हो सकता है, तो उसके साथ जुड़े रहने के बावजूद भी वह विचार करने के लिए मजबूर है। और यही नहीं है, बल्कि कुछ सत्ताधारी पार्टी के लोग ऐसे हैं जो सबके विचारों को कुंद तो कर ही दिए हैं, लेकिन महत्व देने की जो स्थितियां होती है पार्टियों में, वह तो बिल्कुल समाप्त सी हो गई है। तो आइए मैं बताना चाह रहा हूं कि इस चुनाव में जो हमारा सत्ताधारी पार्टी है, क्या वो अपने अंतर्द्वंद से ही अपना अस्तित्व खत्म करेगी। आइए मैं कुछ कारणों को देखता हूं।
पहला आप कारण देखें कि इसमें जो उसी पार्टी से जुड़े हुए लोग और जो उसका मातृ संगठन है, वो मात्र इन दो व्यक्तियों से, यानी गुजराती लाबी के दो व्यक्तियों से पूरी तरीके से त्रस्त है। इनके सामने किसी की कुछ चल नहीं पा रही, पहला कारण। दूसरा कारण है कि अब पार्टी नाम की चीज ही नहीं रह गई, वह एक व्यक्ति के नाम पर हो गई। पार्टी रहती है तो ये लगता है कि मैं इस पार्टी का हूं तो हूं, और जो पार्टी करेगी वो फाइनल करेगी। तो जहां पार्टी नाम की चीज नहीं और व्यक्तिगत बात आ गई, जहां एक ही व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि मान बैठा हो, तो सब कुछ उसी के नाम पर चल रहा है। ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की बात है, मोदी की जिम्मेदारी है। तो एक कारण तो ये है, तो स्वाभाविक है कि उस दल से जुड़े हुए लोग भी कि ठीक है भाई, जब तुम्हारी ही सब कुछ है तो तुम ही देखो। तीसरा कारण है कि मोदी के विचार में, मोदी जी स्वाभाविक है पार्टी में जो भी कुछ हो, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उन पर सभी लोग का निगाह जरूर होनी चाहिए, होता है भी कि वे कर क्या रहे हैं। लेकिन जनता जो चाहती है वो नहीं हो पा रहा, जो वो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अपने आप को वो सर्वोपरि मान बैठे हैं, अहम ब्रह्मास्मि मान बैठे हैं, और जो वो निर्णय लेंगे उस निर्णय को पूरा होना आवश्यक है। तो स्वाभाविक है कि उनके विपरीत विचार तो बनेंगे ही। चौथा जो कारण है कि ये जो हमारे साहब हैं, ये अपने को एक तरह से कहिए भगवान ही मान बैठे, और इसका मतलब है कि उनके लिए उनका जो मातृ संगठन आरएसएस है उससे भी अपने को ऊपर मान बैठे हैं। लेकिन संघ जो है वो परेशान है, और वो भी निर्णय कर लिया है, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ ने कहा कि इस बार हम संविधान की रक्षा में मोदी के साथ नहीं, बल्कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, यानी कांग्रेस का भी हम साथ देंगे। पांचवा जो कारण है कि संघ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है कि आज के इस चुनाव में आरएसएस के लोग या उससे जुड़े हुए लोग, उसके 65 संगठनों से जुड़े हुए लोग कहीं प्रचार प्रसार में ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहे। और बात करने पर हमारे भी कई मित्र हैं, आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, हिंदू महासभा के लोग हैं, दुर्गा वाहिनी के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, लोग एकदम उदासीन हैं और कह रहे हैं भैया ठीक है देखा जाए। नाम मैं किसी कारणों से नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया देखा जाएगा, जो होगा सो होगा, हम शांत हैं या समय पर देखा जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। एक कारण यह है, इसका मतलब है कि वो भी दूर दूर हैं। और छठवां जो कारण है कि उनमें जो सहयोगी है, उनके सहयोगी दल के लोग हैं, वो भी उनके निर्णयों से खुश नहीं है। एनडीए में जो सहयोगी दल है वह भी कोई खास महत्व न पाने की वजह से वो भी दूर है। सातवां कारण है कि जो 400 पार का नारा है, आखिर ये आएगा कहाँ से? और इस वजह से कि भाई जब हमारा अहम ब्रह्मास्मि ही 400 सीटें ला लेगा तो फिर हमारी क्या जरूरत है? इसलिए ठीक है, लाओ भाई। और इस
इस स्थिति में तमाम लोग यह भी चाह रहे हैं कि यदि 400 पार का सीट मिला तब तो वास्तव में हमारा शहंशाह हो जाएगा और हमारा क्या महत्व होगा। और उनके सहयोगी भी इस चीज से अचंभित हैं कि तब तो मेरा महत्व ही नहीं रहेगा। वे भी शांत हैं। आठवां जो कारण है कि पार्टी में ही जो नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है, जो मुख्यमंत्री रहे, तमाम सारे चीज रहे, आप देख लीजिए, जैसे आपको मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, अन्य जगहों पे देखिए, छत्तीसगढ़ में, कि जो महत्व के बीजेपी के नेता थे सबको दरकिनार कर दिया गया। तो फिर वो कितना सहयोग करेंगे आप समझ सकते हैं। आगे जो कारण है नवा, जो राजपूत लॉबी है, आप गुजरात में देख लीजिए, वो तो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हम सहयोग नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी सभा हो रही है। आप उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह देखने को आपको मिल सकता है। साफ संदेश है, ये खुल करके सोशल मीडिया पर आ रहा है कि राजपूत वर्ग अधिक मायने में वह भाजपा के साथ फिलहाल नहीं सहयोग करने जा रही है। जो अन्य कारण है उसमें हमारे नामचीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के माननीय जोगी जी, इनको भी किनारे लगाने की कई कोशिश की जा रही है। और यह कोशिश नहीं कुछ तो 2-3 साल से चल रही है और इसको हमारे माननीय जोगी जी बड़ी अच्छी ढंग से जान रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जोगी मात्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बाकी हिंदुस्तान के तमाम हिंदू लोगों के बीच में आज भी एक लोकप्रिय है, इनके तमाम कारनामों के बावजूद। आप देख लीजिए मौर्य जी की हालत क्या है, ब्रजेश पाठक की क्या स्थिति है। सीधे सीधे अभी हाल में आए हमारे पियरका चाचा यानी राजभर जी, उनके बेटे को ब्रजेश पाठक जी ने जनता के सामने कैसे झुकवाया आपने देखा ही। लेकिन इन विरोधी जोगी विरोधी लोगों को जो उनके पास में चारों तरफ से घेरा बना गया, उसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव जनता के बीच में नहीं है। आज भी मैं भले उनका समर्थक नहीं हूं, लेकिन आज भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में के लोग या संघ के लोग कहीं न कहीं सहानुभूति जोगी जी के साथ है। और जोगी जी जो कहेंगे वो निश्चित तौर से उसमें का 50-60% लोग पालन तो करेंगे ही। आज भी वो प्रभावी है, तो ये भी नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद है कि इनके साथ ही बहुत से अन्य भी कारण हैं और इसके बाद भी वो 400 पार की बात कर रहे हैं। जब इतने सारे अंतर विरोध हैं तो मुझे तो ये नहीं लगता कि 400 पार क्या, ये 272 तक पहुंच जाए तो बड़ी बातें हैं। जैसी कि सूचनाएं हैं, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 190 सीट हो चुकी है, उसमें कहीं ये आगे नहीं है। और बाकी के अभी आने वाले समय में चुनाव हो जाएंगे और उसमें भी स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग तो इनको सहयोग करने से रहा, इसलिए कि जहां भी हैं साहब इनके खिलाफ ही हैं, खिलाफ ही बात कर रहे हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग तो इनको देगा नहीं। SC/ST वर्ग भी पूरा नाराज, क्योंकि यह आरक्षण की परिस्थितियां जिन हालात में ले आकर खड़ी कर दिए हैं, उससे आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप आइए पिछड़े वर्ग का,
तो जब पिछड़े वर्ग का भी जो आरक्षण है वो भी तो आप सरकारी संस्थानों में ही देंगे, और जब सरकारी संस्थान नहीं है तो पिछड़े वर्ग क्या कर सकते हैं उनके आरक्षण से? तो कौन से लोग ऐसे हैं जो आपको 400 पार ले जाएंगे? आप महिलाओं की बात देख लीजिए, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ। भारत के पूर्वी एक प्रदेश मणिपुर में क्या हुआ, जहां आज तक ये नहीं गए। और जो व्यक्ति संघ की बातों को भी मानने के लिए तैयार न हो, संघ का मैं जानता हूं कि कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां संघ के लोग न हो। जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने की पूरी हैसियत रखते रहे, रख करके लाए हैं, उनकी भी कोई महत्व नहीं है। तो कौन इतना ला रहा है? ठीक है, आप अकेले शहंशाह बने हैं तो नाचिए, गाइए, रोइए, सर्वगुण संपन्न है। न आप किसी के भी नहीं है, न अल्पसंख्यक के हैं, न SC ST के हैं, न महिलाओं के हैं। आप हैं किसके? सिर्फ बिजनेसमैन, वो भी गिने चुने उंगलियों पर। अभी जो तमाम सारे कारनामे सामने आए हैं, वैक्सीन के, दवाओं के, अन्य घोटालों के, फिलहाल बहुत कुछ अभी बाकी है। तो मेरे कहने का मकसद है कि यह सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, क्या कहना, हम उसको माननीय मोदी जी की पार्टी ही कह रहे हैं। तो कौन सा उसमें गुण है? क्या EVM में फिर कमाल होगा क्या? ये तो अब 4 जून को ही क्लियर होगा। लेकिन मेरा जहां तक, मेरी जो बात है, मेरे अंतरात्मा की बात है कि यह दल पूर्ण तरीके से बहुमत में आने की स्थिति में नहीं है। सरकार तो बहुत कम सांसदों के द्वारा भी बन जाती है, वो अलग की परिस्थिति है। लेकिन 400 पार नहीं, 272 भी हो जाए तो बड़ी बात होगी। अन्यथा जैसा कि छन करके खबरें आ रही हैं, जैसा कि सर्वे है, खुद RSS और BJP का सर्वे है कि 200 के ऊपर आप नहीं जा रहे। तो आप सोचिए, हमारे जो इस वीडियो को लोग देख रहे हैं वो पुनर्विचार कर लें कि हम कहाँ रहें। हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए या नहीं, अभिव्यक्ति का अधिकार चाहिए ही नहीं, चाहिए कि नहीं, हमारी शिक्षा सस्ती हो, ये चाहिए कि नहीं, आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS PCS हो सकें, यह आपको चाहिए या नहीं, कि सिर्फ जीने को ही आप अपनी जिंदगी समझ बैठे हैं, ये आप स्वयं निर्णय करें। और आपको कहाँ जाना है ये आप देख लें। लेकिन ये तय है कि इस बार बहुत क्रिटिकल स्थिति है चुनाव की, और ये चुनाव जनता लड़ रही है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं, आपका मित्र सोनकर सौमित्र। इस वीडियो के साथ ही मैं आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज की परिस्थितियों में इस चुनाव के संबंध में क्या बयान दिया है, आप इसे जरूर देखेंगे और खुद भी निर्णय लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। धन्यवाद। हमने हमारे RSS से, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक निर्णय लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी दावा आज कर रहे हैं, BJP 400 पार, वो 400 पार को कैसा रोक सकते,
इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है। बीते 10 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है और इस 10 साल में हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, आज हमारी स्थिति क्या है। मतलब ये संविधान का पूरा उल्लंघन है। संविधान में ठीक है, अगर वो जिम्मेदार भी होंगे, भ्रष्टाचार किया भी होगा, ऐसे कई मामले हैं जो 10-10, 20-20 साल से इस देश में चल रहे हैं, लेकिन उनको ना अरेस्ट किया गया। और ताज्जुब की बात है कि पूरे विपक्ष से ही लोग भ्रष्टाचारी है क्या? बीजेपी का आज तक एक भी लोक प्रतिनिधि हो, आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, उसके ऊपर एक भी केस नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान बचाना हो तो हमें ये बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट देना जरूरी है। यह समझाने के लिए हम मतदाताओं में जाने वाले हैं। हमने प्रेस नोट में लिखा है, ये सारी चीजें हैं। अब सबको एक एडवर्टाइज चलती है, सबको मालूम है भारत के 80 करोड़ जनता को फ्री का राशन 5 किलो दे रहे हैं। फ्री का नाम है, फ्री का, गरीबों को हम राशन बांट रहे हैं। अब आप सबको मालूम होगा वो जो चावल मिलता है, वो जो गेहूं मिलता है, वो जानवरों को खाने के लिए है। पूरे शहर में आपने सुने भी होंगे घूमकर, वो राशन से जो चावल मिलता है खुलेआम 20-22 रुपए किलो से बेचा जा रहा है। और वो किसको बेचा जा रहा है? उन्होंने एक अनाज माफिया पैदा किया है। ये तो नाम है बाहर, गरीबों का 80 करोड़ गरीब जनता को हम चावल बांट रहे, फ्री में गेहूं बांट रहे, लेकिन वहां से वो गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा। 90% जनता 20-22 किलो के भाव से बिकते हैं और वो अनाज माफिया खरीदते हैं। कौन खरीदते हैं? वो अनाज माफिया। वो अनाज माफिया उसके 40 से 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए भी बना रहे हैं। इसका मतलब ये जनता को समझ में नहीं आ रहा। आज हम ये देख रहे, इस वक्त ये पोजीशन है अभी आज की कि हर कोई जो भी भारत का नागरिक है वो हकदार है इसका कि संविधान में जो हमारे अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना है उसको समर्थन देने के लिए हम आपके सामने आए हैं। और समर्थन बोले तो खुलेआम ये समर्थन तो है ही, लेकिन मैंने पहले कहा है कि वोटरों को हम जागरूक करने वाले हैं। आरएसएस पॉलिटिकल विंग नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। इस देश में एक ही आरएसएस है और वो हम हैं। ये हमारा खुलेआम दावा है। इसके अंदर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो उनको बोलो कि कागज़ ला के उनको दिखा दो। पहली चीज़, ये विषय से हटके था। इलेक्शन में क्यों हमारी मजबूरी है कि इस बार हम किसी एक ऐसे संगठन का साथ दें, ऐसे गठबंधन का साथ दें जो संविधान के स्वरूप में चलने की ताकत रखता हो। हम हर उस व्यक्ति के, उस कैंडिडेट के विरोध में काम करेंगे जो संविधान के विरोध में कहीं ना कहीं हमको नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन हमारे लिए एक बड़ा स्वरूप लेकर सामने आया है, इसलिए हमको लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हमने मिलकर काम करना चाहिए। हमारी आरएसएस आज तकरीबन 2.5 लाख प्लस कैडर के साथ में इस इंडिया में मौजूद है और हम हमारे कैडर्स को हमने साफ आदेश दिया हुआ है कि हर उस व्यक्ति का हम साथ देंगे जो कहीं ना कहीं उन मनुवादी विचारधारा के विरोध में काम करने की क्षमता रखता हो। हमारे लिए कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी
तृणमूल कांग्रेस, आप, कोई मैटर नहीं करता। हमारे लिए वो मैटर करता है जो उनकी गलत नीतियों को रोकने की ताकत रखता हो, और इस उद्देश्य से हम किसी भी प्रकार से पॉलिटिकली हम इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आरएसएस जो कैडर बेस है वो ज़मीनी लेवल पे काम करेगा, हम किसी भी चुनाव प्रचार सभा का हिस्सा नहीं होंगे। हमारा समर्थन जरूर है, हम वोटर्स को उनके तरफ डाइवर्ट करने की बात करेंगे, लेकिन चुनावी सभाओं में हम किसी पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति जो गुरुजी ने बताया कि जिस देश में 80 करोड़ गरीब लोग रहते हो वो देश विकसित हो गया है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके बोल रहे हैं। ये तो मेरे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि जिस आदमी का 80% शरीर खराब हो चुका हो और हम उसको पहलवान मानते हैं। इसी तरह से बात हो रही है कि जो देश विकास की गंगा बहा रहा है तो 80 करोड़ लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, क्यों उनको चावल अनाज के लेने पड़ रहे हैं, क्यों उनको शक्कर और तेल के लिए लाइन लगा के खड़े होना पड़ रहा है। यहाँ पर जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं क्योंकि मीडिया से हूँ, मीडिया, आप लोग मेरे मीडिया के साथी हैं, मैं किसी भी प्रकार से मीडिया के विषय में गलत बोलने पर यकीन नहीं रखता। मीडिया समाज का आईना है, बस उसको सच दिखाने की आदत हो जानी चाहिए। आज टीवी और बाकी जो माध्यमों से जिस तरह से एक पक्ष को सत्ता में वापस लाने की कोशिश हो रही है, और उसका नतीजा है 400, 500, 700 की जरूरत उनको नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटरों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने नए नए फॉर्मूले लाए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा खुला समर्थन, जो भी संवैधानिक रूप से पार्टियां काम कर रही है उनके कैंडिडेट को हमारा समर्थन होगा। हम इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन खुला तौर पे जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तरफ से हमको इस बात का अंदेशा है कि ये संविधान के लिए काम करने की आज भी थोड़ी बहुत क्षमता रखते हैं। पुराना क्या हुआ है इस पर फिलहाल अभी हम लोग कोई विचार मंथन करने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में हमको क्या रणनीति के तहत में आने वाले चुनाव में बीजेपी को रोककर हमारे गठबंधन को, जो हमारे लिए संवैधानिक रूप से काम करने की क्षमता रखता हो, उसको जिताना हमारा मकसद है। संविधान को बचाने की जो बात करेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित इस देश के अंदर शांति प्रिय तरीके से देश को चलाने का जो मंत्र है संविधान, जो आज बीजेपी संविधान को बदल, उन्हीं के एक खासदार ने कहा है कि 400 सीटें आने के बाद में हम संविधान को बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा। अब अगर उनको हमको रोकना है तो हमको कहीं ना कहीं दूसरे के साथ में खड़े होना जरूरी है, क्योंकि हम ताकतवर उसको बनाएंगे तभी हम इनको रोक पाएंगे। तो हम किसी गठबंधन का समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बाकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। हम सिर्फ बीजेपी की गलत नीतियों को रोकने के लिए इस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं। बीजेपी को गलतफहमी है कि उनके कैंडिडेट के विरोध में हमारे पास में विपक्ष में कोई कैंडिडेट नहीं है। ये गलतफहमी कांग्रेस भी पहले पाल चुकी है और आप उसका हश्र देख चुके हो। तो आप ऐसा मत समझिए कि कोई ताकतवर है। जब पहली बार नितिन गडकरी जी नागपुर से चुनाव लड़े थे, मुत्तेमवार साहब बहुत अच्छी कंडीशन में थे, तब भी चुनाव हारे। आप ऐसा नहीं हो, जामवंतराव धोटे साहब का एग्जाम्पल है हमारे पास में कि उन्होंने ताकतवर पार्टी को उस वक्त जमीन पे लाके खड़े किया। तो ये अभी जो चल रहा है, अभी तक के जितने भी उनके फॉर्मूले थे, उन्होंने अपने जितने भी पत्ते थे खोल चुके हैं। अब जो भी पत्ते खुलेंगे वो हमारे आरएसएस की तरफ से खुलेंगे और उसका नतीजा आप देख लोगे। काफ़ी सारी जगह पे जो हुआ था, पिछले बार जो हुआ था, इस बार भी काफ़ी जगह पे होगा। होता यह है कि मिसकम्युनिकेशन का जो एक प्रचार प्रसार का जो हमारे बीच में दौर है, आप देखिए बीजेपी के पास में 35% ही वोट है, 65% आज भी उनके विरोध में है। लेकिन हो रहा कैसा है, अगर मैं आपका विरोधी, आपसे मेरा झगड़ा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो आप भी चुनाव में खड़े हो जाते हैं, हम वोट डिवाइड कर देते हैं। हमारी कोशिश है कि इस तरह की कोई भी अगर हमारी नज़र में एक्टिविटीज़ आती है, आरएसएस की भूमिका यही होगी कि हम कैसे उनके कैंडिडेट को बाहर करने के लिए यहाँ से एक अच्छे कैंडिडेट को चुन के हम सदन में भेज सकें, जो संविधान की रक्षा की बात करे, जो इस देश में शांति की बात करे। इस देश के अंदर पत्रकारों के जो आज अधिकारों पर जो हमला हो रहा है, आज जो आम नागरिक के अधिकारों पर हमला हो रहा है, अब ना मुख्यमंत्री सुरक्षित है और ना देश का विपक्ष का अध्यक्ष सुरक्षित है। तो ऐसी स्थिति को खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि अच्छे लोग सदन में जाए और अच्छे कानून के तहत में संवैधानिक रूप से देश चले। देखिए, आपको बताता हूँ, दो हालात बनते हैं।
एक होता है आप रोड पे जब चलते हो ना, तो दो रोड होते हैं, बीच में डिवाइडर होता है। तो जो आदमी को आदत पड़ी होती है ना उल्टा चलने की, तो वो हमेशा जो है ना उल्टे रोड से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और देश की स्थिति को ध्यान में रख के लिखा, आज अगर बीजेपी में दम है तो वो एक सुप्रीम कोर्ट में हमारे तरफ से जनार्दन मुन साहब हलफनामा डालने तैयार है, वहां से आरएसएस के मोहन भागवत और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हलफनामा डाल के दिखा दे कि साहब हम चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, हम संविधान के किसी भी कायदे का हनन नहीं करेंगे, इतना ही लिख के अगर दे दे तो मैं आपकी बात को सत्यता के रूप में लेकर उनका भी समर्थन करने की ताकत रखता हूँ। लेकिन वो करके तो दिखाए। मैं आपको बताता हूँ, पूरे इंडिया के अंदर 8 करोड़ ये डिजिटल चैनल चल रहे हैं। कितने करोड़ है? 8 करोड़। अगर संवैधानिक रूप से आपको अधिकार मिला था तभी आपने माइक हाथ में लिया ना। आप रुकिए, जीआर पास हो चुका है, सिर्फ फ्लैश होना बाकी है। इस देश में 2.5 लाख से ज्यादा चैनल नहीं रहेंगे। ये आप जो माइक वाइक लेके घूम रहे हो ना, ये संविधान, ये जो है, ये मैं आपको आधिकारिक बात कर रहा हूं। उनको पता है यही अब उनके एक जरिया है जो उनका विरोध कर सकता है, इसलिए उन्होंने कानून बनाया है कि कोई भी चैनल, अभी आप लोग के चैनल कई मरतबा बंद हो जाते होंगे अचानक में, वो कम्युनिटी गाइडलाइन के नाम पर, इसके नाम पर, जबकि संविधान बोलता है कि आप अपनी बात को रखने के लिए किसी भी लेवल पर कोई भी तरीके से बात कर सकते हो। अगर आप गलत होंगे तो आप पे आईपीसी की धाराओं के तहत कानून बने, कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये जो संविधान के कुछ चलाने की बात चल रही है, संविधान बदलेगा नहीं, आप जो बोल रहे हो, ये संविधान का हनन ही हो रहा है कि आज इस देश में सीए, एनपीआर, एनआरसी लाने की बात को कानूनी तौर पे मान्यता दे दी गई। संविधान ने बोला है जो आदमी इस देश में 5 साल तक रहा है उसको भारतीय नागरिक माना जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्या? आर्टिकल 5 बोल रहा है। लेकिन एनआरसी का जो आप ड्राफ्ट पढ़ोगे वो खुले तौर पे बोल रहा है कि जो आदमी उनके नियम के अनुसार इस देश के अंदर कागज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा वो आदमी इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। संविधान को धीरे धीरे बदला जा रहा है, जो हमको समझ में देर से आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा तो शायद बहुत सारी चीजें हाथ में नहीं होंगी। ऊपर का कवर संविधान के नाम का रहेगा, अंदर में कानून पूरे बदल दिए गए। और इसीलिए हम आज जो चीज़ जिस फिक्रमंदी के साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, वरना हमको जरूरत नहीं थी। हमारे 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छा कैंडिडेट रहता हम उसके लिए करते हैं।